हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कीन्स का राष्ट्रीय आय निर्धारण का द्विक्षेत्रीय मॉडल टू सेक्टर मॉडल की चर्चा की थी। यहाँ पर हम कीन्स के त्रिक्षेत्रीय मॉडल थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यदि द्विक्षेत्रीय मॉडल के समीकरण C प्लस आई में y इक्वल टू C प्लस आई में यदि हम सरकारी व्यय को जोड़ दें तो हमारा समीकरण हो जाएगा C प्लस आई प्लस जी इक्वल टू वाई। इसी प्रकार बचत और निवेश समीकरण में सरकारी व्यय को जोड़ने पर हमारे पास आएगा, चूँकि हमने लिया है y इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी और हम जानते हैं y इक्वल टू C प्लस एस होता है और इसलिए जो s है वह y माइनस सी के बराबर होगा। इसलिए i प्लस जी इक्वल टू एस होगा। हम यहाँ पर इस समीकरण को देखें, यहाँ पर y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी लिया हुआ है। इसमें यदि y माइनस सी करेंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस सी इक्वल टू आई प्लस जी और y माइनस सी एस के बराबर भी होता है। इसलिए हमारा यह समीकरण आया कि i प्लस जी इक्वल टू एस। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो C प्लस आई प्लस जी है वह समस्त मांग है और C प्लस एस समस्त पूर्ति है। हम जानते हैं कि आधुनिक युग में चाहे अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, नियोजित हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में सरकारी व्यय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए त्रिक्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के हमारे पास तीन क्षेत्र हो गए, घरेलू क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। अब हम त्रिक्षेत्रीय मॉडल को रेखा चित्र के माध्यम से आगे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेखा चित्र दिखाई दे रहा है। इस रेखा चित्र के दो भाग हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। हम पहले ए पार्ट को लेते हैं। ए पार्ट में समस्त मांग और समस्त पूर्ति के कटान बिंदु के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण दिखाया हुआ है। हम ओ एक्स अक्ष पर आय स्तर ले रहे हैं, ओ वाई अक्ष पर उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय को दिखाया हुआ है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा, द्विक्षेत्रीय मॉडल में यह सी उपभोग फलन है, आय और उपभोग के संबंध को व्यक्त कर रहा है। ये जो रेखीय फलन है, उपभोग फलन, जो रैखिक रेखा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसका जो ढलान है वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, जिसका मतलब है कि आय में एक इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। और इस उपभोग फलन के ऊपर हमने स्वायत्त निवेश को जोड़ा है तो हमारे पास C प्लस आई रेखा आ गई और इसमें यदि हम सरकारी व्यय को जोड़ दें तो C प्लस आई प्लस जी हमारे पास रेखा आ जाएगी, जो कि अर्थव्यवस्था की कुल मांग को व्यक्त करेगी। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि ये जो 45 डिग्री की लाइन है यह कुल पूर्ति को, एग्रीगेट सप्लाई को व्यक्त कर रही है और इसके प्रत्येक बिंदु पर कुल व्यय और कुल आय बराबर हैं और इस समग्र पूर्ति रेखा और C प्लस आई प्लस जी समग्र मांग रेखा के कटान बिंदु यानी E1 पॉइंट पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा। उसके करस्पॉन्डिंग राष्ट्रीय आय यहाँ पर OY1 निर्धारित होगी। विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि जब द्विक्षेत्रीय मॉडल में हमारा C प्लस आई समग्र मांग थी, उस के हिसाब से जो राष्ट्रीय आय निर्धारित होगी वह OY होगी। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय को भी शामिल कर लिया जाए तो राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ जाता है। राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि सरकारी व्यय को शामिल करने पर डेल्टा y के बराबर है। विद्यार्थियों, हम आगे भी देखेंगे कि सरकारी व्यय में वृद्धि होने पर जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है वह सरकारी व्यय की तुलना में अधिक होती है और ऐसा गुणक के लागू होने पर होता है। गुणक
या मल्टीप्लायर का हम डिटेल में अध्ययन अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम केवल इतना समझ सकते हैं कि गुणक प्रक्रिया के कारण जो सरकारी व्यय है उसमें जितनी वृद्धि होती है उसके तुलना में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि अधिक होती है। अब हम बचत निवेश समानता के माध्यम से त्रिक्षेत्रीय मॉडल में राष्ट्रीय आय निर्धारण को देख सकते हैं। जो ओ एक्स अक्ष है उस पर वही राष्ट्रीय आय स्तर दिखाया हुआ है। ओ वाई अक्ष पर बचत, निवेश और सरकारी व्यय दिखाए हुए हैं। आई रेखा स्वायत्त निवेश की रेखा है। इसमें हम सरकारी व्यय को भी जोड़ दें तो ये आई जी रेखा हमारे पास हो गई, और यह आई जी रेखा जो बचत रेखा एस है इसको E1 बिंदु पर काट रही है, और E1 बिंदु पर ए पार्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो आय स्तर है वह OY1 निर्धारित हो रहा है। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि दोनों विधियों से समग्र मांग और समग्र पूर्ति के कटान बिंदु के द्वारा और बचत निवेश समानता के द्वारा, दोनों विधियों से राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वह समान निर्धारित हो रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ हमने राष्ट्रीय आय निर्धारण के त्रिक्षेत्रीय मॉडल में सरकारी व्यय को शामिल किया है। हमने यहाँ पर करों को शामिल नहीं किया है। करों का प्रभाव हम इसमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम करों का प्रभाव भी राष्ट्रीय आय के निर्धारण पर देख सकते हैं। और करों का प्रभाव विद्यार्थियों, करों में यदि वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में कमी की प्रवृत्ति होती है। राष्ट्रीय आय घटती है कर बढ़ाने पर, और सरकारी व्यय बढ़ाने पर राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो ये त्रिक्षेत्रीय मॉडल है कीन्स का राष्ट्रीय आय निर्धारण का। हम इस त्रिक्षेत्रीय मॉडल को, जो हमने अभी रेखा चित्र के माध्यम से देखा, हम इसे संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इधर आप एक संख्यात्मक उदाहरण मैंने यहाँ लिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम कुछ आंकड़ों और संबंधों की सहायता से राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा उपभोग फलन है C = 40 + 0.75y, जिसमें 0.75 MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और y आय है, C उपभोग है, और 40 जो यहाँ पर दिया हुआ है 40 वो यह व्यक्त कर रहा है कि आय शून्य होने पर भी उपभोग अवश्य होगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए उपभोग आवश्यक है। आई निवेश 60 रुपये दिया हुआ है, स्वायत्त निवेश है, यह है आय से स्वतंत्र है, आय पर निर्भर नहीं है। जी सरकारी व्यय है, 20 रुपये दिया हुआ है। ये हमें दिया होने पर हम इनके आधार पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण कर सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिसेक्टर मॉडल में जो हमारा समीकरण होता है वह होता है y = C + I + G। इस समीकरण में C, I और G की वैल्यू हमने रखी हैं, तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वह हो जाएगा y = 40 + 0.75y + 60 + 20। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस रूप में लिख सकते हैं y = 120 + 0.75y। अब हम पक्षांतरण करके इसको इस रूप में लिख सकते हैं y - 0.75y = 120। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करके इस रूप में लिख सकते हैं, और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे y के लिए तो हमारा y आ जाएगा y = 120 / 0.25 दैट इज इक्वल टू 480। यानी हमारा जो राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण है वह यहाँ पर हुआ 480 रुपये। अब विद्यार्थियों, हम इस उदाहरण में हम चाहें तो आई में परिवर्तन करके भी देख सकते हैं, जी में परिवर्तन करके भी देख सकते हैं। हम मान लें कि यदि जी बढ़कर 20 से 40 हो जाए, यदि आपका जी 40 हो जाए तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव होगा, राष्ट्रीय आय का निर्धारण कितना होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे
आप y = c+i+g में g की वैल्यू 20 की जगह आप 40 रखेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y आएगा y = 560 रुपये। तो विद्यार्थियों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो सरकारी व्यय है उसमें वृद्धि करीब 20 रुपये, यानी 20 से हमने 40 किया, लेकिन जो हमारी आय है, राष्ट्रीय आय, वो 480 से बढ़कर 560 रुपये हो गई। यानी 20 रुपये सरकारी व्यय बढ़ने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई 80 रुपये। इसका मतलब 4 गुनी अधिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो गुणक है, मल्टीप्लायर है, वो 4 होगा। मल्टीप्लायर के बारे में मैं अलग से डिटेल में अलग वीडियो में, लेक्चर में आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर इतना ही समझना काफ़ी है कि गुणक प्रक्रिया के कारण जितनी सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है उससे कई गुना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। तो ये विद्यार्थियों कीन्स का त्रिक्षेत्रीय राष्ट्रीय आय निर्धारण का मॉडल है, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र लिए, घरेलू क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। और यहाँ पर हमने सरकारी क्षेत्र को शामिल करते हुए अत्यंत सरल मॉडल को देखा है, राष्ट्रीय आय निर्धारण को। हम इसमें आगे करों को शामिल करके भी निर्धारण राष्ट्रीय आय का देख सकते हैं, और कर बढ़ने पर राष्ट्रीय आय में कमी होती है और सरकारी व्यय बढ़ने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और यदि हम 4 क्षेत्रीय मॉडल की बात करें, 4 सेक्टर मॉडल की बात करें, तो 4 सेक्टर मॉडल में हम विदेशी क्षेत्र को भी शामिल कर लेते हैं, और 4 सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण है वह ओपन इकोनॉमी में होता है, खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण होता है, और उसमें आय निर्धारण के लिए आयात निर्यात को भी शामिल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर केवल त्रिक्षेत्रीय मॉडल देखा है। और विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय के निर्धारण के लिए जो सरकारी व्यय है, निवेश है, निर्यात है, यह राष्ट्रीय आय में इनफ्लो का काम करते हैं, और जो आयात हैं या कर हैं वह राष्ट्रीय आय में आउटफ्लो का काम करते हैं, यानी कर बढ़ाने पर या आयात बढ़ाने पर राष्ट्रीय आय में कमी होती है। तो कीन्स के आय निर्धारण मॉडल की दोनों विधियों से हमने देखा कि परिणाम एक से ही निकलते हैं। हम कीन्स के आय निर्धारण मॉडल से बचत, निवेश तथा आय के परस्पर संबंधों को भी स्पष्ट कर सकते हैं, और अर्थव्यवस्था द्वारा उचित सार्वजनिक नीतियों का प्रयोग करके आय तथा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। विद्यार्थियों, कीन्स ने रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सरकारी व्यय को बढ़ाने का समर्थन किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कीन्स का राष्ट्रीय आय निर्धारण का मॉडल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।